अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू गूगल्स लाइसियम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। बहुत से लोगों को मेरा पता होगा और बहुत से लोगों को मेरा नहीं पता होगा। तो जिन्हें पता है और जिन्हें नहीं पता, तो दोनों को मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम उसामा रियाज़ है और गूगल्स लाइसियम एक ऑनलाइन अकेडमी है। ठीक है? तो गूगल्स लाइसियम एक ऑनलाइन अकेडमी है जहाँ पे आप सीएसएस, पीएमएस, एफपीएससी, पीपीएससी और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? तो गूगल लाइसियम की जो क्लासेस हैं, वो ज़ूम एप्लीकेशन के ऊपर होती हैं। अब मैं थोड़ा-सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दूँ। मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। इसके अलावा अज़रबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का और अकेडमी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का प्राइवेट, ठीक है? और ल अभी मैंने अप्लाई करना है एक और यूनिवर्सिटी में, तो उसका मैं नहीं बताऊँगा। तो यहाँ से तो मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है? तो अभी 1-2 और चीज़ें मैं ट्राई करने लगा हूँ, अपनी एजुकेशन में डाइवर्सिटी लाने के लिए। मेरा जो जीके का एक्सपीरियंस है या जो मेरा जीके के साथ, जनरल नॉलेज के साथ जो मेरा ताल्लुक है, वो 2008 से है। 2008 में 6 क्लास में 6 क्लास में मैंने पहला क्विज़ कॉम्पिटिशन विन किया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैं क्विज़ कॉम्पिटिशन्स विन कर चुका हूँ। यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नेशनल लेवल पे मैं क्विज़ कॉम्पिटिशन्स विन कर चुका हूँ। इसके अलावा जो मेरा प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया हुआ है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ। उस ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन। काम ये था कि मैं उनकी स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था, ठीक है? तो एफएओ का एक प्रोजेक्ट था, तो उस प्रोजेक्ट में मैंने एक कोर्स किया था। तो यूनाइटेड नेशंस का इदारा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज़ेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनके उनकी दी हुई स्कॉलरशिप से या उनके प्रोजेक्ट से मैं अज़रबैजान में यहाँ पे पढ़ा था। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं मेरे जॉब के हवाले से। तो मैं काम कर चुका हूँ, अभी भी इन टच हूँ और काम कर रहा हूँ एज़ अ वॉलंटियर कंसल्टेंट के तौर पे आसान खिदमत मरकज़। अज़रबैजान का एक इदारा है आसान खिदमत मरकज़। जिस तरह पाकिस्तान में नादरा है, उसी तरह ही अज़रबैजान का इदारा है आसान खिदमत मरकज़। अज़रबैजान का जो ये इदारा है, इसका एक रीजनल सेंटर है, वहाँ पे उनके साथ मैं एज़ अ वॉलंटियर कंसल्टेंट अटैच हूँ। वो लोग स्कूल्स में स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दिलाने के लिए सेशंस रखते हैं इंडोर प्लांट्स के ऊपर और इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर। 2019 में मैंने पाकिस्तान में एक कैंपेन की थी इंडोर एयर पोल्यूशन पे और उसी सिलसिले में मैंने पाकिस्तान के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स डिलीवर किए थे। तो मेरा ये पिछला जो एक्सपीरियंस था, इसको देखते हुए मैं एज़ अ वॉलंटियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ अज़रबैजान के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, आसान खिदमत मरकज़ के साथ। इसके अलावा मैं मेंबर हूँ रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का। मैं अपने नाम के साथ लिख सकता हूँ, यानी ऑफ़िशियली मुझे अलाउ है कि मैं अपने नाम के साथ मेंबर
MRHS लिख सकता हूँ, यानी MRHS उसामा रियाज कोमा MRHS। ठीक है, तो ये मेरी मेंबरशिप मुझे अलाउ करती है। इसके अलावा कुछ मेरे पर्सनल स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर से रेलिवेंट हैं, वो सीड से रेलिवेंट भी हैं और एग्री मशीनरी से रेलिवेंट भी हैं। और गूगल्स लाइसियम भी मेरा एक स्टार्टअप है, ये एक पार्ट टाइम फ्री टाइम स्टार्टअप है मेरा, क्योंकि जीके के साथ जो मेरा टच है वो रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा। तो उस चीज को जिंदा रखने के लिए ये एक स्टार्टअप है। ठीक है, इसीलिए गूगल्स लाइसियम के जितने भी कोर्सेज होते हैं उनकी फी बहुत कम होती है। यानी अगर एक कोर्स का दूसरी एकेडमी 15,000 से 35,000 ले रही है, तो उसी कोर्स का गूगल्स लाइसियम जस्ट 3,000 लेता है। ठीक है, एक एकेडमी अगर किसी एक कोर्स का 15,000 से 35,000 ले रही है, तो गूगल्स लाइसियम वही कोर्स अच्छी अच्छी मतलब आप लोगों की अच्छी तैयारी के लिए वही कोर्स 3,000 में आपको डिलीवर करता है। जो मेरा अपना किसी गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट का एक्सपीरियंस है, 2019 में मैंने एक टेस्ट दिया था असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और ये मैंने कोई प्लान्ड टेस्ट नहीं था दिया। ठीक है, उस टाइम पे मैं खुद CSS एस्पिरेंट था, तो मेरा जो मेन टारगेट था वो CSS 2020 था। तो अजरबैजान से मैं सारा कुछ छोड़ के पाकिस्तान CSS 2020 देने आया था। ठीक है, तो मेरे एक दोस्त ने मेरा अप्लाई किया था, यानी ऑनलाइन फॉर्म मैंने फिल किया था, फीस मेरे दोस्त ने पे की थी ADMOD की। तो उसने मुझे बड़ी क्वालिटीज गनवाई थी, तो मैंने कहा तुम कर रहे हो तो मेरा भी कर देना। तो ADMOD का पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था 17 नवंबर 2019 को, वो मेरा क्लियर था। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ था 4 दिसंबर 2019 को, वो भी मेरा क्लियर था। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद इन सीट्स को कैंसिल कर दिया, कुछ NTS का रोला भी डल गया था। यही सीट्स 2021 में दोबारा आई थी, फरवरी 2021 को वही सीट्स दोबारा आई थी। दोबारा मैंने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो दोबारा मैंने अप्लाई नहीं था किया इन सीट्स में। CSS 2020 मैंने देना था, 12 फेब को एग्जाम्स थे, 6 फेब को मेरी सर्जरी हुई, 2 माह के बेड रेस्ट पे मैं चला गया, तो मैं वो अटेम्प्ट नहीं दे सका। तो उस अटेम्प्ट के बाद फिर मैंने ब्रेक ले ली CSS से। ठीक है, फिर मैंने कहा इतना ही काफी है, इसको मजीद अभी टाइम नहीं देना, तो फिर मैंने ब्रेक ले ली उससे। अब आ जाए आज के सेशन पे। पहले मैं बात करूंगा जी एजुकेटर्स की जॉब्स के हवाले से। ठीक है, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? ये ना हो कि मैं बोलता जाऊं, आपको मेरी समझ ही ना आए, मैं बोल बोल के चला जाऊं और अवाम कहे कि कुछ समझ ही नहीं आई। अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें। मुझे पता है मेरी आवाज, मेरा लहजा इतना अच्छा नहीं है, लता मंगेशकर या मोहम्मद रफी की आवाज मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, ना ही आतिफ असलम हूं मैं, लेकिन समझने लायक आपको समझ आ रही है। जी ठीक है, एजुकेटर्स की जॉब्स पिछले साल अनाउंस हुआ जी कि एजुकेटर्स की तकरीबन 33,000 जॉब्स आनी है। बजट में पैसे भी रखने का कहा गया, सारा कुछ किया गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेटर्स की जॉब्स की जगह
लेक्चरर की जॉब्स पहले अनाउंस कर दें। लेक्चरर की जो जॉब्स फरवरी 2022 में आनी थी, वो हुकूमत ने नवंबर 2021 में अनाउंस कर दी। यानी जो जॉब्स 4 माह बाद आनी थी, वो पहले कर दी, और जो पहले आनी थी, वो अनाउंस ही नहीं की। इस दौरान हुकूमत घर को रवाना हो गई, ठीक है? तो गवर्नमेंट चली गई घर। अब नई गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट में एक नया वजीर आया, राना मशहूद। राना मशहूद से किसी ने पूछा कि एजुकेटर्स की जॉब्स कब आएंगी, तो उसने कहा कि इंशाल्लाह जल्द ही एजुकेटर्स की जॉब्स आएंगी, ठीक है? तो उसने कहा कि जल्द ही एजुकेटर्स की जॉब्स आएंगी। अब राना मशहूद की जो हुकूमत है, वो भी घर जाने लगी है। यानी 17 को इलेक्शन हुए हैं, तो 22 को परवेज लाई ने वजीर आला बन जाना है। जब तक, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं होते, या जब तक ये क्लियर नहीं होता कि परवेज लाई अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगा, तब तक एजुकेटर्स की जॉब नहीं आएंगी, ठीक है? एजुकेटर्स की जॉब, अगर पीटीआई ने ऐलान कर दिया कि परवेज लाई पूरा टर्न्योर करेगा, तो इस साल एजुकेटर्स की जॉब्स आ जाएंगी, ठीक है? या हो सकता है कि पीपीएससी वाले, या जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टाफ की बड़ी कमी है, हो सकता है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नई हुकूमत बनते ही नए चीफ मिनिस्टर से, या नया जो वजीर तालीम होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का, उससे रिक्वेस्ट करके तो एजुकेटर्स की जॉब्स 2-3 माह के अंदर अनाउंस करवा दें, ठीक है? हो सकता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि जब तक परवेज लाई या पीटीआई ये ऐलान नहीं करती कि पंजाब हुकूमत जो है वो अपना टर्न्योर पूरा करेगी, तो एजुकेटर्स की जॉब्स में लटक भी सकती हैं, ठीक है? ये सारी की सारी जो जॉब्स हैं, ये डिपेंड करता है हुकूमत पे। हुकूमत पे क्यों डिपेंड करता है? एक चीज याद रखिएगा, जब भी इलेक्शन अनाउंस होता है, जब भी इलेक्शन अनाउंस होता है, जितनी भी जॉब्स आई होती हैं, या जो भी जॉब्स का प्रोसेस चल रहा होता है, वो सारा स्टॉप हो जाता है। जिधर होता है उधर ही फ्रीज हो जाता है। जब 2 माह के बाद इलेक्शन हो जाते हैं, वो फिर 1 माह और लगता है, तकरीबन 3 माह के बाद वो सारे का सारा प्रोसेस जो है दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। तो पीपीएससी और जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो अभी एजुकेटर्स का प्रोसेस इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा कि एक दफा पता चल जाए कि हुकूमत ने रहना भी है या घर को जाना है, ठीक है? मैं आप लोगों को ये चीज पहले इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग रेडी रहें। अब आप लोग रेडी रहेंगे, तो जैसी जॉब आए टेस्ट दें और सिलेक्ट हो जाएं। मार्केट में आपके कंपटीटर्स बहुत ज्यादा हैं। अगर तो कोई कहे कि एडवर्टाइजमेंट आए फिर मैं तैयारी करूं, तो वो बेवकूफ है, ठीक है? तो उस जैसा बेवकूफ मैंने नहीं देखा। अगर कोई कहे कि एडवर्टाइजमेंट आएगी तो जॉब की तैयारी मैंने करनी है। सीएसएस की एडवर्टाइजमेंट आती है अक्टूबर में, लेकिन एस्पिरेंट्स साल पहले तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। कभी देखा है कि कोई सीएसएस एस्पिरेंट अक्टूबर में तैयारी स्टार्ट करे और फरवरी में पेपर दे दे? कभी सुना है? नहीं ना सुना। तो अगर आपने लेक्चरर बनना है, एजुकेटर बनना है, या गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, तो आज के दिन से तैयारी करें। आज के दिन से तैयारी करें। अपने आप को किसी एक सीट तक महदूद ना रखें। जो भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब आती है, उसमें अप्लाई करें। आपको नहीं पता कि कितना कंपटीशन है मार्केट में।
ठीक है, मेरे पास रोजाना सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, हर डिग्री के आते हैं स्टूडेंट्स। तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कितने कितने टॉपर्स, गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो आपके कंपटीशन में हैं और कितने लोग आपके कंपटीशन में हैं। अब एजुकेटर्स की जॉब को मैं पहले बताऊंगा, फिर मैं आपको दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो आपको एलिजिबल करेंगी, जो मतलब आपको कम से कम ये पता हो कि आप किस किस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो। यानी आपकी डिग्री की अगर जॉब नहीं आती तो दूसरी जॉब्स कौन सी हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपकी डिग्री की जॉब आए। अब डिग्रियों की जो जॉब्स होती हैं वो बहुत थोड़ी आती हैं। डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जॉब्स हैं बहुत थोड़ी आती हैं। जनरल सीट्स जो हैं वो ज्यादा आती हैं, जनरल सीट्स ज्यादा आती हैं और जो प्रोफेशनल सीट्स हैं वो थोड़ी आती हैं। अब एजुकेटर्स की जो सीट्स होती हैं ये आती हैं तहसील लेवल पे। ये पीपीएससी के थ्रू आएंगी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएंगी। यानी जो पंजाब के डोमिसाइल वाले हैं वही आज का सेशन ले। तो पंजाब के डोमिसाइल वाले ही पीपीएससी में आई हुई एजुकेटर्स की जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब तहसील लेवल का क्या मतलब है? हर तहसील की अपनी अपनी सीट्स होंगी। हर जिले में मुख्तलिफ तहसीलें होती हैं। आपको पता होगा जिस तरह शेखुपुरा में 5 तहसीलें हैं, शेखुपुरा में 5 तहसीलें हैं। तो एजुकेटर्स की जो जॉब्स हैं वो तहसील लेवल पर आएंगी। यानी एक तहसील के जो एस्पिरेंट्स होंगे उनका आपस में कंपटीशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं, मेरा दोस्त रेड और मेरा दोस्त येलो, मैं और रेड तहसील शेखुपुरा से हैं और येलो जो है वो मुरीद के से है। हम तीनों अप्लाई करते हैं। अब कंपटीशन किसके दरमियान होगा? मेरा और रेड का होगा। ठीक है, तो मेरा और रेड का कंपटीशन होगा क्योंकि जो शेखुपुरा तहसील के लोग हैं उनका आपस में कंपटीशन है, जो मुरीद के तहसील के लोग हैं उनका आपस में कंपटीशन है। तो एजुकेटर्स की जो जॉब्स होती हैं ये तहसील लेवल पे आती हैं। ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हुकूमत दे सकती है, लेकिन ये तहसील लेवल पे ही आती हैं। इसका सबूत क्या है मेरे पास? मेरी बात को कौन सच्चा साबित कर रहा है? ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की मैंने पिछली एडवर्टाइजमेंट ओपन की है। एजुकेटर्स की एडवर्टाइजमेंट है, ये 3 साल पहले आई थी। ठीक है, ये एजुकेटर्स की एडवर्टाइजमेंट, इसमें आप देख सकते हैं तहसील मरी की सीट्स है, तहसील कोटली सतिया की सीट्स हैं, तहसील मियांवाली की सीट्स हैं, तहसील ईसा खेल की सीट्स हैं, तहसील पिपला की सीट्स हैं। तो पीपीएससी की ये ऑफिशियल वेबसाइट मेरे क्लेम को साबित कर रही है कि ये तहसील लेवल पे सीट्स आएंगी। ये पीपीएससी की सीट्स तहसील लेवल पे आएंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगा एजुकेटर्स साइंस। एजुकेटर साइंस में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? काइंडली मुझे बता दें चैट में, क्योंकि जब मैं बात स्टार्ट करूं और आवाज ना आ रही हो आपको तो फायदा नहीं है मेरे बोलने का। तो एजुकेटर साइंस में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दूं। एजुकेटर्स साइंस में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ये सबको क्लियर नजर आ रहा है? एजुकेटर साइंस में अप्लाई करने के लिए आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। 16 साल तालीम होनी चाहिए आपके पास। यानी आपके पास या तो मास्टर्स डिग्री हो
या 4 साला बीएस हो या बीएस ऑनर्स हो या बीएससी ऑनर्स हो, 16 साल तालीम आपके पास होनी चाहिए और मिनिमम आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? सेकंड डिवीजन, सेकंड डिवीजन आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। एजुकेटेड साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? एजुकेटेड साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इनकी जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं उनमें 16 साल तरीम याफ्ता जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी फिजिक्स की जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं, केमिस्ट्री की जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं, मैं आप लोगों ने देखा होगा कि हर सब्जेक्ट का मैंने अलग-अलग ग्रुप बनाया। हर सब्जेक्ट का मैंने अलग-अलग ग्रुप बनाया। हर सब्जेक्ट का व्हाट्सएप पे अलग-अलग ग्रुप बनाने का मकसद क्या है? जिस सब्जेक्ट की जो जॉब आए उसकी एडवर्टाइजमेंट और उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मैं उसी सब्जेक्ट को दूं। आज मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट्स में एजुकेटर्स का मैसेज क्यों किया? क्योंकि एजुकेटर साइंस में आप लोग एलिजिबल थे, इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज किया। तो ये जो सब्जेक्ट वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए हैं, इनका पर्पस सिर्फ यही है कि अगर फिजिक्स की जॉब आए, केमिस्ट्री की जॉब आए, बॉटनी की जॉब आए, जोलॉजी की जॉब आए, जिस सब्जेक्ट की जॉब आए या जिस सब्जेक्ट से रेलिवेंट मैंने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, जस्ट उसी सब्जेक्ट के ग्रुप में मैं बताऊं। जब फिजिक्स की सेपरेट बतानी होगी तो केमिस्ट्री बॉटनी को नहीं बताऊंगा, जब बॉटनी की बतानी होगी तो बॉटनी को बताऊंगा। ठीक है, अब समझ आई कि व्हाट्सएप के ऊपर जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं उनका क्या पर्पस है। अब समझ आइए आप लोगों को। और वो जो मैंने लिखा था ना कि ये फला डिग्री वाला बंदा इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, वो लिखने का पर्पस ये था कि वो फला डिग्री वाला बंदा लेक्चरर फिजिक्स में अप्लाई कर सकता है, लेक्चरर केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकता है, लेक्चरर बॉटनी में अप्लाई कर सकता है, लेक्चरर जोलॉजी में अप्लाई कर सकता है, लेक्चरर बायोलॉजी में अप्लाई कर सकता है, लेक्चरर मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकता है। तो वो मैंने लेक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था। जिसके भी जितने भी सवाल हैं मैं एंड पे लूंगा। पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, एंड पे सवाल लूंगा, अंदर सवाल नहीं मैंने लेने। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है बाद में। ठीक है, अच्छा जी, एजुकेटर साइंस में आपकी 16 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है। बीएड, बीएस एजुकेशन, या आपके पास बीएड हो, या आपके पास बीएस एजुकेशन हो, या आपके पास मास्टर्स एजुकेशन हो, या आपके पास एमएस एजुकेशन हो, या आपके पास एसोसिएट डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन हो सकता है कि जिन लोगों ने इनमें एडमिशन लिया हुआ है उनको टाइम दे दिया जाए। इसके 20 to 30% चांसेस हैं कि जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है या डिग्रीज में एडमिशन लिया है तो उन्हें मौका मिल जाए कि वो बाद में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जमा करवा दें। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एजुकेटर्स में जो पहले भर्तियां होती थी उसमें 2 साल का टाइम दिया जाता था बीएड के लिए। एजुकेटर्स में जो पहले भर्तियां होती थी, मेरी फैमिली में एक एजुकेटर साइंस जो एजुकेटर आर्ट्स मेरी फैमिली में एक फीमेल भर्ती हुई थी। उन्हें 2 साल का टाइम मिला था बीएड का, तो उन्होंने बाद में बीएड किया था। ठीक है, मेरी सगी फुफो मेरी सगी जो फुफो हैं उन्होंने जब एजुकेटर्स आर्ट्स का पेपर दिया था तब उन्हें 2 साल का बीएड का टाइम मिला था। ठीक है, तो इसलिए मुझे इस चीज का पता है। मैं भी अगली एडवर्टाइजमेंट में ये पॉलिसी चेंज हो जाए, मैं भी अगली एडवर्टाइजमेंट में ये पॉलिसी चेंज हो। मैं
हो भी सकता है कि 2 साल का टाइम मिल जाए, हो भी सकता है कि 2 साल का टाइम ना मिले, पहले मिलता है, पहले मिलता है। इसी तरह ही कुछ डिग्रियों में, सॉरी, कुछ जॉब्स में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा होता है और लिखा होता है कि आप 6 माह के अंदर अंदर वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसका टेस्ट कहाँ से आएगा? एजुकेटर साइंस का टेस्ट कहाँ से आएगा? जितनी भी डिग्रीज के एजुकेटर्स की जॉब्स हैं मैं सबका बताऊंगा। पहले साइंस का बता रहा हूँ, फिर आर्ट्स का बताऊंगा, फिर मैं जो जनरल सीट्स आती हैं कि आप और किस किस में अप्लाई कर सकते हो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी के अलावा, उनका भी बताऊंगा। तो इसका सिलेबस क्या है? 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का पेपर आएगा, 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का पेपर आएगा। ये 100 एमसीक्यूज जो है कहाँ से आएंगे? 50 एमसीक्यूज आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से। ठीक है, जो 50 एमसीक्यूज हैं वो आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स से। अब ये 50 एमसीक्यूज में फर्दर डिवीजन कितनी होगी? फर्दर डिवीजन कितनी होगी? फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 2, बॉटनी 3, जोलॉजी 4, बायोलॉजी 5, मैथमेटिक्स 6। इसको डिवाइड करें 50 के साथ, 50 डिवाइडेड बाय 6, बताएं जी क्या आता है? जब 50 को 6 से डिवाइड करें तो क्या आता है? 50 को 6 से डिवाइड करें तो जो भी आता है आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि फिजिक्स में से आएंगे 6 से 10 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री में से आएंगे 6 में से 10 एमसीक्यूज, बॉटनी में से आएंगे 6 में से 10 एमसीक्यूज, जोलॉजी में से आएंगे 6 में से 10 एमसीक्यूज, और बायो में से 6 में से 10 एमसीक्यूज आएंगे, मैथ में से 6 में से 10 एमसीक्यूज आएंगे। इन तमाम 6 सब्जेक्ट्स में से टोटल एमसीक्यूज आने हैं 50। आपने फिजिक्स में डिग्री की है, आपने बॉटनी में डिग्री की है, आपने जोलॉजी में की है, आपने मैथ में की है, आपने बायोलॉजी में की है, आप सबका पेपर सेम है। आपने जिस मर्जी में डिग्री की है, पेपर आप सबका सेम है। सब ने फिजिक्स के एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करने हैं, केमिस्ट्री के भी करने हैं, बॉटनी के भी करने हैं, जोलॉजी के भी करने हैं, मैथ के भी करने हैं, और बायोलॉजी के भी करने हैं। क्लियर है सबको कि जो पहले 50 एमसीक्यूज हैं वो ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स में से थोड़े थोड़े आने हैं, और सबका पेपर सेम है। जिसने बॉटनी में डिग्री की है, केमिस्ट्री में की है, फिजिक्स में की है, जोलॉजी में की है, मैथ में की है, पेपर सेम है। 50 एमसीक्यूज आने हैं यहां से, और 50 एमसीक्यूज आने हैं जीके के। 50 एमसीक्यूज आपको आएंगे जनरल नॉलेज के। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के 50 एमसीक्यूज हैं। अब जनरल नॉलेज में क्या चीजें हैं? पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, इसके अलावा कंप्यूटर स्टडीज यानी बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। 50 एमसीक्यूज आपको जीके के आने हैं। अब मुझे आप लोग ये बताओ, जीके पढ़ना आसान है या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मैथ कवर करना आसान है? मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं,
मेरी एमएस फिजिक्स है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, तो मेरे लिए केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मैथ, बायोलॉजी पढ़ना आसान है या जीके पढ़ना आसान है? बताएं जी, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। आप लोगों ने मुझे चैट में बताना है कि अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, उसके लिए बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना आसान है या जीके पढ़ना आसान है? जीके 50% क्यों रखा है? एजुकेटर साइंस में जीके 50% क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वाले हैं, इनको 50 ऐसे एमसीक्यूज दिए जाएं जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कि आपका बराबरी का मुकाबला मिले। ठीक है, तो बराबरी का मुकाबला प्रोवाइड करने के लिए 50 एमसीक्यूज जीके के हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एजुकेटर्स आर्ट्स, एजुकेटर्स आर्ट्स एजुकेटर्स आर्ट्स की बात करता हूँ। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी वाले भी क्लास लेफ्ट ना करें। आप लोग और किस किस में अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ ये एजुकेटर्स बताने के बाद। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ये भी क्लास लेफ्ट ना करें, अभी और भी बताना है आपको। अच्छा जी, एजुकेटर्स आर्ट्स, एजुकेटर्स आर्ट्स में वो ग्रेड्स 14 हो, 15 हो या 16 हो, इसमें भी 16 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड है, 16 इयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड है। किस किस डिग्री वाला स्टूडेंट एजुकेटेड आर्ट्स में अप्लाई कर सकता है? उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स। तो होम इकोनॉमिक्स वाले भी एजुकेटर्स आर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामियात, साइकोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, ये लोग एजुकेटर्स आर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, बीएड, बीएस एजुकेशन, एम8, एमएस एजुकेशन, या फिर इन लोगों ने एसोसिएट डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन किया हो। और यह भी पॉसिबिलिटी है कि 2 साल का टाइम आपको दिया जाए कि आप इनमें से कोई एक प्रोफेशनल डिग्री कर लें। ठीक है, जो इन्वायरमेंट साइंस वाले हैं वो एजुकेटर्स में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें बायोलॉजी के इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जो इन्वायरमेंट साइंस वाले हैं अगर वो एजुकेटर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें बायोलॉजी के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अहमद रजा जवाब मिल गया? अहमद रजा, अच्छा जी। उसके बाद बीए, इनमें से ना ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में से कोई एक या की हो या करें। ठीक है, अब एजुकेटर साइंस का क्या सिलेबस है? एजुकेटर साइंस का क्या सिलेबस है? 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का पेपर है। और एजुकेटर्स आर्ट्स का 100 मार्क्स का पेपर है और ये 100% जीके का होगा। ये 100% जनरल नॉलेज का पेपर होगा। ठीक है, तो एजुकेटर्स आर्ट्स का
जो पेपर है वो जनरल नॉलेज का होगा, ठीक है। एजुकेटर आर्ट्स का जो पेपर है वो 100% जीके का होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है इन लोगों से जिनकी आर्ट्स वाली डिग्री है वो जीके की तैयारी लाजमी करें, ठीक है। क्योंकि साइंस वालों को तो समझाना ही भैंस के आगे बीन बजाना होता है कि जीके पढ़ लो। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, उन्हें यही होता है केमिस्ट्री बॉटनी फिजिक्स जो है ना यही हमारे काम आनी है, ठीक है। तो उसके बाद एजुकेटर्स कंप्यूटर साइंस, एजुकेटेड कंप्यूटर साइंस के अंदर 16 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड है। और एमएससी कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स वाले भी अभी क्लास लेफ्ट ना करें, उनको भी मैंने बताना है एंड पे कि और किन जॉब्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं उनका 80% उनकी जो ये डिग्रीज मेंशन है यहां से आना है। जितनी भी डिग्रीज यहाँ पे मेंशन है, यानी कंप्यूटर साइंस का जो पोर्शन है वो 80% है और जीके 20% है। कंप्यूटर साइंस में 20% जीके है। उसके बाद अरेबिक, अरेबिक में 80% अरेबिक है, अरेबिक का पेपर है और 20% जीके का पेपर है। फिर एजुकेटर्स, एजुकेटर्स फिजिकल एजुकेशन, एजुकेटर्स फिजिकल एजुकेशन में 80% सब्जेक्ट में से आना है और 20% जीके में से आना है। फिर एजुकेटर्स, ये जो डीएम है इसका मतलब है फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स पर जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 80% फाइन आर्ट्स में से आना है और 20% जीके में से आना है। अब एज वगैरह का बताता चलूं मैं। मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है 20 साल मेल के लिए और 30 साल मैक्सिमम है। 5 साल की आपको एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब 2022 में अगर एजुकेटर्स की जॉब्स आती हैं, जो मेल 32 साल का है वो अप्लाई कर सकेगा। जिस मेल की एज 32 साल है वो अप्लाई कर सकेगा एजुकेटर्स में। फीमेल की भी वही सेम एज है, 32 ईयर्स तक फीमेल जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों के तीनों जो जेंडर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी तहसील का आएगा तो आपकी तहसील का डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब एजुकेटर से मुतालिक सवाल पूछें। अब एजुकेटर से मुतालिक जो सवाल हैं वो पूछें, फिर मैं आपको दूसरी जॉब्स का बताता हूं। तो काइंडली एजुकेटर से मुतालिक जो जो सवाल हैं जल्दी से वो पूछें, फिर मैं दूसरी जॉब्स का बताता हूं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग पीपीएससी में होती है, पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आपका एक गलत हो जाए तो -0.25 डिडक्ट होते हैं, -0.25, ठीक है, -0.25। अहमद रजा सर्टिफिकेट का मैं बाद में बताऊंगा। एमफिल का जो सेकंड टेस्ट है उसका मैं बाद में गाइड करूंगा, अभी मैं एजुकेटर्स का बता दूं। एजुकेटर्स की जॉब एक्सपेक्टेशन का मैं पहले बता चुका हूं, रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर मैं शेयर करूंगा, उसमें सुन लीजिएगा कि एक्सपेक्टेशन का मैंने क्या बताया। मैंने बताया कि जो एज लिमिट है कम से कम 20 साल एज हो और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। तो 21 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी 21 साल उम्र है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम उम्र 20 साल और मैक्सिमम 30 साल।
सबसे पहले एजुकेटर्स में रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनका आगे इंटरव्यू होगा। ठीक है, पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अगला सवाल क्या है, सर एमफिल वालों को कोई एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे? नहीं जी, एमफिल वालों को कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। जो डिग्रियां मेंशन्ड होती हैं एडवर्टाइजमेंट में, जस्ट उनके मार्क्स होते हैं। आप पीएचडी भी कर लो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। एजुकेटर्स की हजारों में जॉब्स आनी है। ये जो तहसील लेवल पे जॉब्स आनी है, 800-800, 600-600, 500-500 जॉब्स आनी है एक एक तहसील में। एक एक तहसील में 500-500, 600-600 जॉब्स आनी है। ये कोई एक दो जॉब्स नहीं आनी, कोई 10-12 जॉब्स नहीं आनी। ये एक ही दफा गोल्डन चांस मिलना है। ठीक है, एक ही दफा मिलना है, उसके बाद नहीं मिलना। उसके बाद फिर 5-6 साल पार। ठीक है, ये एजुकेटर्स वाला एक ही दफा आना है मौका। जिसने अवेल कर लिया कर लिया। और अवेल कौन करेगा? जिसकी फिंगर टिप्स पे जीके होगा। जिसकी फिंगर टिप्स पे जीके होगा वो अवेल करेगा। सर एमए एजुकेशन हो फिर भी एजुकेशन बीएड रिक्वायर्ड होता है? नहीं जी, एमए एजुकेशन हो तो बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। एमए एजुकेशन हो तो बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा जी, एक सवाल है कि सर हम इस टेस्ट की कहां से प्रिपरेशन करनी चाहिए? कोई स्पेसिफिक बुक होती है? एजुकेटर्स के लिए और पीपीएससी एफपीएससी की तमाम जॉब्स के लिए मैं बैच नंबर 15 स्टार्ट कर रहा हूं। बैच नंबर 15 की डिटेल्स मैं बता दूं। 15 अगस्त से बैच नंबर 15 स्टार्ट हो रहा है। पहले ये बैच 1 माह का था, मैंने टाइम बढ़ा दिया है। अब ये 2 माह का बैच होगा। रात 9 से 11 क्लास हुआ करेगी। ठीक है, जिसे इस टाइम से इशू है उसका सलूशन भी मेरे पास है। ठीक है, उसका सलूशन भी मेरे पास है जिसे इस टाइम से इशू है। तो रात 9 से 11 क्लास हुआ करेगी। लाइव क्लासेस हुआ करेंगी जूम एप्लीकेशन के ऊपर। 2 माह का ये सेशन होगा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगी। 9 से 10:30 क्लास हुआ करेगी। 10:30 से 11 सवाल जवाब हुआ करेंगे। ठीक है, 9 से 10:30 क्लास है और आधे घंटे के क्वेश्चन आंसर्स। मेरे लिए तो 11 ही बज जाएंगे ना। पढ़ाऊंगा तो 1.5 घंटा ही, तो आधा घंटा तो मैं नहीं बोल रहा है ना, आप लोगों ने तो नहीं बोलना, तो मैं नहीं तो बोलना है। उसके बाद लाइव क्लासेस होंगी जूम एप्लीकेशन पे। डेली, वीकली और फुल पेपर मॉक्स होंगे आपके। ठीक है, नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। और इसके अलावा इस सेशन की जो फी है वो 5,000 है। लेकिन 10 अगस्त तक जो ये वीडियो देख रहा है, 10 अगस्त तक जो इस सेशन को ज्वाइन करेगा वो 3,000 इस सेशन की फी सबमिट करवा सकता है। 10 अगस्त तक 3,000 इस सेशन की फी सबमिट करवाई जा सकती है। ठीक है, और इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप में से जो इस सेशन को ज्वाइन करना चाहता है वो व्हाट्सएप पे इस नंबर पे अपना नाम, अपनी डिग्री और बैच 15 लिख कर सेंड करेगा। फीस मैं अभी जमा नहीं कर रहा, फीस 1 अगस्त से जमा की जाएगी। अभी मैं किसी से भी फीस नहीं ले रहा। 1 अगस्त से मैं फीस कलेक्ट करूंगा। तो 1 से 10 अगस्त तक आपके पास टाइम होगा डिस्काउंट ऑफर को अवेल करने का। ठीक है, तो मुझे पता है कि इस महीने आप लोगों ने कुर्बानी की है, तो 1 अगस्त से जो है वो फी मैं कलेक्ट करूंगा। अभी
30 के अराउंड अबाउट स्टूडेंट्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, या कह लें कि रिजर्व हो चुके हैं। रिजर्व इन 30 में से भी कोई 20 22 या 15 फीस जमा करवाएंगे। टोटल जो मैंने स्टूडेंट रखने हैं वो इस 90 रखने हैं। बैच 15 में टोटल 90 स्टूडेंट्स मैंने रखने हैं, क्योंकि ज्यादा को मैंने नहीं पढ़ाना, फिर वो सवाल जवाब भी देने होते, सवाल क्वेश्चन आंसर्स के अंदर ही ना बहुत टाइम लग जाता है। तो ज्यादा हो तो मुझे भी मजा नहीं आता, तो कम थोड़े हो तो फिर मुझे ज्यादा मजा आता है। अच्छा जी, अब आप लोग अपनी डिग्री के अलावा किस किस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग अपनी डिग्री के अलावा किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, जिनके सवालों के जवाब अभी मैंने नहीं दिए, मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर्स लाजमी दूंगा, ठीक है। मैं जिनके सवालों के जवाब मैंने अभी नहीं दिए, मैं उनके लाजमी दूंगा, और बैच 15 की मजीद डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं बताता चलूं कि आप किस किस में अप्लाई कर सकते हैं, फिर बैच 15 की मजीद डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर बाद में बात करेंगे। आप सब पंजाब से हैं? क्या आप सब पंजाब से हैं? जो लोग पंजाब से हैं वो फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, और वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। ये दो इदारे हैं जो ऑनलाइन अप्लाई करवाते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। एफपीएससी की अपनी वेबसाइट है, पीपीएससी की अपनी वेबसाइट है, ठीक है। एफपीएससी की अपनी वेबसाइट है, पीपीएससी की अपनी वेबसाइट है। इनकी जॉब्स अपनी अपनी वेबसाइट्स पे आती हैं। एफपीएससी की उनकी वेबसाइट पे आती है, पीपीएससी की वेबसाइट पे आती है। अब ये लोग हायर किस तरह करते हैं, रिक्रूट किस तरह करते हैं। जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके 3 तरीकाकार हैं। लोगों को रिक्रूट करने के 3 तरीकाकार हैं। एक है वन पेपर एग्जाम। वन पेपर एग्जाम का मतलब है 100 एमसीक्यूज का 100 एमसीक्यूज का 100 एमसीक्यूज का एक पेपर ले लिया जाए। 90 मिनट्स टाइम है। अब वन पेपर जो है दो तरह का होता है, एक प्रोफेशनल सीट का है, एक जनरल सीट का है, ठीक है। अब प्रोफेशनल सीट का वन पेपर और जनरल सीट का वन पेपर, इनमें क्या फर्क है, ठीक है। आप लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, मैं आप लोगों से पूछने लगा हूं। प्रोफेशनल सीट वो होती है जिसकी एडवर्टाइजमेंट में सब्जेक्ट मेंशन हो कि हमें इस पोस्ट के लिए एमए मास्टर्स फलां सब्जेक्ट में चाहिए, हमें बैचलर्स फलां सब्जेक्ट में चाहिए, ठीक है। जब सब्जेक्ट मेंशन हो कि हमें फलां सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट इस जॉब के लिए चाहिए, इट मींस कि जस्ट वही सब्जेक्ट वाला अप्लाई कर सकता है। इसको कहते हैं प्रोफेशनल सीट। अब आप लोग मुझे बताएं, एजुकेटर्स जो है क्या वो प्रोफेशनल सीट है? जो एजुकेटर्स की पोस्ट है क्या वो प्रोफेशनल सीट हैं? एजुकेटर्स की पोस्ट प्रोफेशनल सीट हैं, क्योंकि उनमें सब्जेक्ट मेंशन है। जो एजुकेटर साइंस है उनमें भी सब्जेक्ट्स मेंशन है, हमें फिजिक्स बॉटनी केमिस्ट्री वाले बंदे चाहिए। एजुकेटर्स आर्ट्स में भी सब्जेक्ट मेंशन है, ठीक है। जो प्रोफेशनल सीट होती है इसमें 50 टू 80% आता है सब्जेक्ट में से, और 20 टू 50% आता है जीके में से। एजुकेटर्स में सब्जेक्ट में से आ रहा है 50%, जीके में से आ रहा है 50%, ठीक है। एजुकेटर्स में सब्जेक्ट में से आ रहा है 50%, जीके में से आ रहा है 50%। ऑन द अदर हैंड लेक्चरर
लेक्चरर, अच्छा अभी अभी मेरे ज़हन में ना अपनी 4 क्लास का एक पैराग्राफ आ गया। 4 क्लास का एक पैराग्राफ मेरे माइंड में आ गया। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना वो था ऑन द अदर हैंड। तो ये जो 50% सब्जेक्ट है ना, इससे मुझे वो पता नहीं कहाँ से माइंड में आ गया। अच्छा जी, लेक्चरर, लेक्चरर के जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसमें 80% सब्जेक्ट में से होता है और 20% जीके में से होता है। ठीक है, 80% सब्जेक्ट में से और 20% जीके में से। अब प्रोफेशनल सीट में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, जिनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किया होता है। पीपीएससी में प्रोफेशनल सीट से ज्यादा जनरल सीट्स आती हैं। पीपीएससी हो या एफपीएससी हो, दोनों में जनरल सीट और प्रोफेशनल सीट्स होती हैं। पीपीएससी एफपीएससी में जनरल सीट्स आती हैं। जनरल सीट्स में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता। जनरल सीट में जस्ट ये लिखा होता है हमें बैचलर्स डिग्री चाहिए, हमें मास्टर्स डिग्री चाहिए, किसमें चाहिए ये नहीं बताया होता। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर बाद जो है एंड पे, क्योंकि ओपन करना पड़ना है एडवर्टाइजमेंट को, जनरल सीट के एडवर्टाइजमेंट भी दिखा सकता हूँ जिसमें सिर्फ ये लिखा होगा अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड। तो जनरल सीट में बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इस्लामियात, जोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, एमबीबीएस, बीडीएस, एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब लोग जनरल सीट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग जनरल सीट में अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी डिग्रीज करवाई जाती हैं वो सारी की सारी जनरल सीट में एलिजिबल हैं, क्योंकि हुकूमत ने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिमांड ही नहीं किया होता। तो गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट डिमांड ही नहीं किया होता, इसलिए तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जनरल सीट में। तो आप लोग जितने भी लोग ये सुन रहे हो, आप सब जनरल सीट के लिए एलिजिबल हो। अब जनरल सीट की मिसाल, जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी, असिस्टेंट की सीट्स आती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसी तरह ही सीट्स आती हैं जी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आती हैं। किस किस सीट का मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी सीट बताऊं जो लड़कियों को अट्रैक्ट करे। ठीक है, जनरल सीट ऐसी बताऊं तो सारी सीट्स अच्छी हैं, सारी सीट्स जो हैं वो अच्छी हैं। ठीक है, मेल और फीमेल के लिए। अब जीके में आता क्या क्या, जीके के अंदर जो चीजें आती हैं, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड फिजिकल पॉलिटिकल मैप, प्लस स्पोर्ट्स, प्लस अदर जनरल इंफॉर्मेशन। तो और भी जो जनरल इंफॉर्मेशन की जो चीजें हैं वो जनरल नॉलेज में आती हैं। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में और भी जनरल इंफॉर्मेशन की जो चीजें हैं जो जो आपको मैं इस सेशन में करवाऊंगा। ठीक है, इस सेशन में जो आपको मैं करवाऊंगा, ये जो सेशन है बैच 15, ये आपको एफपीएससी, पीपीएससी, इन तमाम जॉब्स के टेस्ट की तैयारी करवाएगा। और इस सेशन में सबसे पहले तो हम ये चीजें करेंगे, सबसे पहले तो हम इन चीजों को करेंगे और जीके को हम अच्छी तरह कवर करेंगे। ठीक है, बाद में जो जनरल इंफॉर्मेशन की चीजें हैं वो, फिर पास्ट पेपर्स, और फिर पास्ट पेपर्स के साथ ही मॉक्स। ठीक है, तो ये हम करेंगे। अच्छा जी, अब बैच से रेलिवेंट आपके कोई सवाल हैं तो पूछें।
अच्छा जी, सादिया का सवाल है, सर बीएड करें, बीएस एड या एमएड पीपीएससी के लिए? पीपीएससी में जस्ट एजुकेटर्स के लिए बीएड मांगा होता है, लेक्चरर में बीएड नहीं मांगा होता। आगे एक सवाल आया था होम इकोनॉमिक्स का ऊपर, मैं जरा उसको देख लूं क्योंकि वही सवाल जो था मिस हुआ था। होम इकोनॉमिक्स में कौन कौन इक्विवेलेंट है पता है आपको? होम इकोनॉमिक्स वाले जो हैं वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका टेक्सटाइल में है, न्यूट्रिशन में है, फिर इसके अलावा आपका एक सोशल होता है, मुझे वो मेजर भूल गया, ठीक है, मुझे वो एग्जैक्ट वर्डिंग भूल गई है। सोशल वेलफेयर टाइप का वो एक मेजर है होम इकोनॉमिक्स का, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर जो है वो भी कर रही है होम इकोनॉमिक्स में, तो उसका न्यूट्रिशन है मेजर। तो होम इकोनॉमिक्स होम इकोनॉमिक्स के अंदर 4 मेजर्स हैं। तो होम इकोनॉमिक्स वाले जो हैं वो एजुकेटर्स के लिए एलिजिबल हैं और तमाम जनरल सीट्स के एलिजिबल हैं। उसके बाद एक सवाल आया था कि सर आप इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, मैंने इंटर्नशिप की है ईपीए में, तो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, मुझे कोई जॉब इन्वायरमेंट रिलेटेड रिकमेंड कर दें। अच्छा जी, अहमद रजा, इन्वायरमेंट से रेलिवेंट जॉब अभी मेरी जेब में कोई भी नहीं है। आप डब्ल्यू डब्ल्यू एफ पी डब्ल्यू डब्ल्यू पी नहीं डब्ल्यू एफ, अभी मेरे माइंड में वो भूल गई है, उनके डब्ल्यू डब्ल्यू एफ है या डब्ल्यू डब्ल्यू पी है, अभी वो उस एनजीओ का नाम मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, सॉरी। उनकी वेबसाइट पे जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले महीने इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट से रेलिवेंट जॉब्स आई थी पीपीएससी में, जिनमें आप एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल आया है, सर मार्क्स या परसेंटेज का कोई एडवांटेज होता है मेरिट में? मार्क्स या परसेंटेज का फायदा आपको तब होता है जब आप सबसे पहले रिटन टेस्ट क्लियर करो, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करो, क्योंकि जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो एंड पे काउंट होते हैं। सबसे पहले तो रिटन टेस्ट है। जब बैच 1 और 2 स्टार्ट किया था मैंने, तो उसमें 50 लोग ऐसे थे 50 लोग ऐसे थे उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट थे, क्योंकि मेरे पास उस बैच में 64 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स थे या 64 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स थे, और वो सब के सब डिफरेंट डिग्रीज के थे। तो उनमें से बहुत से गोल्ड मेडलिस्ट इसीलिए रह गए क्योंकि उनका रिटन टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहले तो रिटन पेपर पास करना है, रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद इंटरव्यू क्लियर करना है, फिर आपके एकेडमिक मार्क्स काउंट होंगे। आपने बेशक गोल्ड मेडल लिया हुआ है, वो गोल्ड मेडल तब तक आपके काम नहीं आना जब तक आपने पहले 2 स्टेप क्लियर नहीं करने। जब पहले 2 स्टेप क्लियर करोगे, फिर आपका गोल्ड मेडल आपको बाकियों की निस्बत एज देगा, अदरवाइज वो आपको फायदा नहीं देगा, ठीक है, अदरवाइज वो आपको फायदा नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है, पीपीएससी पास पेपर्स नहीं मिल रहे सीनियर इंस्पेक्टर एनवायरनमेंट के, अगर आपके पास अवेलेबल तो काइंडली सेंड कर दीजिएगा, सॉरी मैंने नहीं करने, ये छोटे मोटे आगे बहुत मेरे ऊपर काम होते हैं, मैं कहाँ से पेपर ढूंढूंगा और मैं बेचता फिरूंगा। इतनी एफर्ट तो आपको खुद भी करनी चाहिए, मैंने तो नहीं पढ़ने, ये एफर्ट तो आपको खुद करनी चाहिए। मतलब आप लोग मुझे क्लर्क ही समझ लेते हो टीचर की जगह, तो मुझे हैरत होती है आप लोगों पे। अच्छा जी, अब कोई क्वेश्चन है पीपीएससी का जॉब्स के हवाले से, क्योंकि मैंने अब एमफिल के बारे में बताना है पीपीएससी का, या मेरे बैच से रेलिवेंट कोई कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैंने बताना है एमफिल से रेलिवेंट अभी। अच्छा जी, ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करनी है,
तो जो मेरे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि एक मैंने एमफिल का तैयारी के लिए ग्रुप बनाया है, ठीक है। उसमें मैंने 31 तारीख को लेक्चर देना है, अब 31 से पहले नहीं देना। और गूगल्स लाइसियम फ्री इंग्लिश ग्रामर टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा है। तो जो यूट्यूब के ऊपर अभी देख रहे हैं वो गूगल्स लाइसियम की फ्री इंग्लिश ग्रामर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग भी जो बैच 15 को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे अपना नाम, अपनी डिग्री और बैच 15 लिखकर मैसेज करें। आमना शफीक, मैंने इंग्लिश के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया है, इंग्लिश के लिए भी सेपरेट ग्रुप है, ठीक है। तो हर डिग्री के लिए एक एक सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है मैंने। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपने मैसेज करना है। तो अब मैं बताऊंगा ये जो सेशन है ना, ये जो सेशन है इसका मैं आपको क्लियर करता चलूं। ये पीपीएससी की, एफपीएससी की सब जॉब्स उनमें काम आएगा। सीएसएस का जो एमपीटी एग्जाम है उसकी तैयारी करवाएगा। पीएमएस का जो जीके है उसकी तैयारी करवाएगा। सीएसएस की बेस बनाएगा, सीएसएस की बेस बनाएगा, ठीक है। सीएसएस की बेस इसी सेशन से बनेगी, पीएमएस की बेस इसी सेशन से बनेगी। तो ये सेशन में जो मैंने आपको कंटेंट्स करवाने हैं वो आपको सीएसएस, पीएमएस और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई करोगे उन सब में वो आपके काम आएगा, उन सब में वो आपके काम आएगा। जो इंग्लिश ग्रुप है उसमें जस्ट इंग्लिश की इन्फो शेयर होगी। हर सब्जेक्ट का मैंने अलग अलग ग्रुप बनाया है, हर सब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसी के ग्रुप में मैं सेंड करूंगा। जो आपके मेन ग्रुप्स हैं बैच 13 14 उनको लेफ्ट नहीं करना। जो गूगल लाइसियम के मेन ग्रुप हैं उनको लेफ्ट नहीं करना। ये तो मैंने न्यू जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट वाइज ग्रुप्स बनाए हैं। अगर आप लोग भी सब्जेक्ट वाइज को ज्वाइन कर लेंगे तो आपका भी फायदा है। जो मेन गूगल लाइसियम के ग्रुप हैं उनको आपने लेफ्ट नहीं करना कि सब्जेक्ट वाइज के चक्कर में मेन ग्रुप आप लेफ्ट कर दो, क्योंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने जस्ट मेन ग्रुप में ही सेंड करनी है। अच्छा जी, अब आते हैं एमफिल के ऊपर।